अभी तक हम लोगों ने समास के अंतर्गत अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो अव्ययी भाव समास में मैंने बताया था जिस समास का पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में मैंने बताया था कि जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें विभक्ति का लोप होता है, यानी कारक चिन्हों का लोप हो जाता है समास बनाते समय। आज हम लोग जो तीसरा समास है जिसका नाम है द्वंद्व समास, इसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए, आप लोगों को अभी तक जो दो समास बताए गए हैं, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, तो अव्ययी में क्या था? पहला पद प्रधान था। कौन सा पद प्रधान था? पहला पद। किसमें? अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव में पहला यानी पूर्व पद, आप इसे पूर्व पद कह सकते हैं, पूर्व पद या पहला पद। और उत्तर पद यानी दूसरा पद, उत्तर पद की प्रधानता थी तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान था, अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता थी यानी पूर्व पद की प्रधानता थी। आज हम लोग जो द्वंद्व समास पढ़ने जा रहे हैं उसमें न तो पूर्व पद प्रधान उत्तर, इसमें दोनों ही पद होगा, कोई एक पद नहीं है। क्या है? दोनों पदों की प्रधानता होगी। किसकी होगी? दोनों ही पद जो है वो प्रधान होंगे। इसमें द्वंद्व समास में। तो द्वंद्व समास में क्या होंगे? इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। आइए अब हम लोग द्वंद्व समास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और जिनका हम लोग विग्रह करते हैं, जब हम लोग समास विग्रह कहते हैं यानी समास को अलग करते हैं, तो इसमें और तथा अथवा या योजक चिन्ह अथवा योजक चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब यहां पर जैसे हम बात करते हैं द्वंद्व समास में, तो जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें प्रायः और अथवा और तथा अथवा विग्रह करने पर देखने को मिलता है, विग्रह करने पर लग जाता है। किसमें? द्वंद्व समास में। जब हम लोग विग्रह करते हैं यानी अलग करते हैं, समास के समय आपको योजक चिन्ह भी दिखाई देता है, योजक चिन्ह यह भी इसमें दिखाई पड़ता है। अब जरूरी नहीं सब में ही योजक चिन्ह हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर योजक चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं, यानी ज्यादातर जो संस्कृत के जो समास होंगे संस्कृत भाषा में, वहां पर आपको योजक चिन्ह आवश्यक नहीं है कि वो दिखे। लेकिन हिंदी में ज्यादातर जो होगा वहां पर आपको योजक चिन्ह दिखाई देंगे। ठीक है, आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कहा गया रात दिन। अब ये रात दिन है, तो रात दिन जो है किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का। इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या लिखेंगे? रात और दिन, रात और दिन। माता पिता, माता पिता, तो यहां पर लिखेंगे माता और
पिता। समस्त पद यानी समास है, और ये क्या है, उसका विग्रह। विग्रह का मतलब उसको अलग करना, विस्तार रूप में जो लिखेंगे उसे हम विग्रह कहेंगे, और जो संक्षिप्त रूप में लिखेंगे उसे हम समास कहेंगे, यानी कि समस्त पद कहते हैं। तो द्वंद्व समास में क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, ध्यान देना है इस पे, दोनों ही पद प्रधान हैं, यानी रात भी है और दिन भी है। अगर एक है, इसी एक की बात करते हैं, वह कंप्लीट नहीं होगा। तो दोनों ही पद प्रधान हो जिस समास में, उसे हम द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब ही देखिए, दो लिखा है तो समझ लिए दो है, ठीक है। तो द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें प्रायः आपको हिंदी के समास में योजक चिन्ह जहां पर जो लगा हुआ है वह देखने को मिलता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं, इसमें और, तथा, अथवा इत्यादि इसमें लगाते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ध्यान दीजिए कि द्वंद्व समास में दोनों पद अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहां माता है तो यहां पिता है, यहां रात है तो यहां दिन है। अगर यहां पर केवल दिन और दिन होता, से कहा गया दिन दिन, अगर यह दिन दिन है तो यह द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व समास तब होगा जब दोनों विपरीत होंगे, अलग अलग होने चाहिए, दोनों एक जैसे नहीं होंगे। अगर दिन दिन है, रातों रात है, तो यह जो है द्वंद्व समास न होके अव्ययी भाव समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। फिर से एक बार समझिए, द्वंद्व समास क्या है, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रात दिन, विग्रह करेंगे तो रात और दिन। माता पिता, माता और पिता। प्यारे बच्चों, यह तो द्वंद्व समास हो गया। अब हम लोग अगला समास जो है, जिसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आपको विशेषण और विशेष दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष से होता है, ध्यान दीजिए, कर्मधारय समास में क्या है, पहला पद यानी पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है। क्या बताता है, पूर्व पद उत्तर पद यानी दूसरे पद की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है। जिस समास में पहला पद विशेषण हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। यानी पहला पद जो होगा वह उत्तर पद यानी पूर्व पद उत्तर पद की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह ध्यान देना है कि इसमें विशेषण होना चाहिए। यानी उत्तर पद की विशेषता बताने के लिए पूर्व पद में कोई न कोई शब्द होना चाहिए। कर्मधारय समास क्या है, जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताने वाला हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नील कमल, इसका हम लोग विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो यहां पर देखिए पहला पद और दूसरा पद ये क्या हो गया, विशेषण हो गया।
उत्तर पद विशेष हो गया। ठीक, ध्यान देंगे यहां पर कि पहला पद यानी पूर्व पद जो है उत्तर पद की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? नीला है जो कमल, कमल कैसा है? नीला है। यहां पे देखिए नील कमल का मतलब क्या हो गया? कमल कैसा है? नीला है। और नीला क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। नील कमल, चरण कमल, चरण कमल। यहां पर तुलना हो रही है, तो जहां पर तुलना होगा कमल के समान चरण क्या हो जाएगा? कमल के समान चरण। ठीक है, यहां पर भी चरण कैसा है? कमल के समान है, तो चरण कमल यहां पर भी क्या होगा? आपका विशेषण और विशेष दिखाई देता है। इसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि जितने भी विशेषण आएंगे तो विशेषण वाले जो होंगे उसमें किसमें आएंगे? कर्मधारय समास में। तो कर्मधारय समास की विशेषता क्या है कि इसमें विशेषण और विशेष दिखाई देता है, यानी कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। आइए अब हम लोग द्विगु समास उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग द्विगु समास पढ़ेंगे। तो द्विगु समास कर्मधारय समास में आप लोगों ने देखा था कि वहां पर विशेषण और विशेष दिखाई देते हैं, तो विशेषण विशेष इसमें होगा वह कर्मधारय समास होगा। द्विगु समास में क्या है? इसमें पूर्व पद संख्यावाची होगा, संख्यावाची। पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, कोई संख्या होनी चाहिए, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज इसका समास विग्रह करेंगे तो तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह। चौराहा, चौराहा चार राहों का समूह। क्लियर? तो द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास है जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, चौराहा चार राहों का समूह। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं पंचवटी पांच वटों का समूह। ठीक है, नवरात्रि नौ रात्रियों का समाहार। तो इस तरह से हम लोग द्विगु समास में इसकी पहचान क्या होगी? पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो आप लोग से अगर पूछा जाए कि द्विगु समास किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास की यही सबसे बड़ी पहचान होती है। आइए अब हम लोग छठा यानी कि बहुब्रीहि समास उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुब्रीहि समास, अच्छा
तो एक बार आप लोग फिर से थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता थी, पूर्व पद की। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरे पद की प्रधानता थी। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान थे, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान थे। लेकिन अब यहां पर आप देखिए, जो हम लोग बहुब्रीहि समास पढ़ रहे हैं, तो बहुब्रीहि समास में क्या है, इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें कोई अन्य पद आता है, वो उसकी प्रधानता होती है। तो बहुब्रीहि समास क्या है कि जिस समास में पहला या दूसरा पद प्रधान न होकर बल्कि अन्य पद की प्रधानता हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद की प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता हो, यानी कि उसमें कोई एक अन्य आ जाता है, कोई अलग से नाम आ जाता है, उसकी प्रधानता हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा आप समझिएगा। जैसे कहा गया कि दशानन, दशा दशानन। अब इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 है आनन जिसके, तो 10 आनन किसके हैं, अर्थात रावण। 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। अब आप देखिएगा कि दशानन जो है, यहां पर इसकी प्रधानता दशानन हमने कहा, तो अब देखिए 10 है आनन जिसके, यहां पे 10 आनन में क्या हुआ, कोई अन्य पद आ रहा है, यानी दशानन किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। क्योंकि दशानन सिर्फ एक ही व्यक्ति है, दशानन सिर्फ एक व्यक्ति है, उसके अलावा और किसी को हम लोग दशानन नहीं कहते हैं। तो क्या है दशानन, जैसे 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। या पीतांबर, पीतांबर विग्रह करेंगे तो पीले हैं वस्त्र जिसके, वस्त्र जिसके। तो आप लोगों ने देखा है कि पीले वस्त्र कौन पहनता है, यहां पर बात करें तो विशेष व्यक्ति, तो आप बोल सकते हैं श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, उन्हें पीतांबर भी कहा जाता है। श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की बात करते हैं, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। तो आनन का मतलब होता है मुख, और अंबर का मतलब होता है, पीले हैं वस्त्र, अंबर, अंबर जिसके, अंबर, तो अंबर और वस्त्र एक होता है। अंबर का पीतांबर, पीला है, पीले हैं अंबर जिसके, किसके, श्री कृष्ण के, तो अंबर मतलब हो गया वस्त्र। क्लियर। अब आप थोड़ा सा यहां पर एक और विशेष रूप से ध्यान देंगे। देखिए यहां पर क्या है, संख्या है और यहां पर विशेषण है, संख्या है और विशेषण है। तो संख्या शब्द आती किसमें है, द्विगु समास में, द्विगु समास, और विशेषण आता है कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ अपवाद भी हैं, आप लोग यहां पर ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो दशानन यहां पर आपने देखा कि पहला पद संख्यावाची हो गया, यहां पर क्या है कि पहला पद संख्यावाची है, लेकिन आप लोग पहला पद संख्यावाची में द्विगु समास तभी कहेंगे जब उसमें कोई अन्य पद की प्रधानता ना हो, यानी किसी विशेष व्यक्ति के लिए यह प्रयुक्त ना हुआ हो, तब तो आपका यह द्विगु समास होगा, नहीं तो बहुब्रीहि समास ही
होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर विशेषण आता है तो कर्मधारय समास होगा, लेकिन अगर किसी विशेष व्यक्ति के लिए वह प्रयोग हुआ हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। तो यहां पर आप लोगों ने समास और उसके 6 भेद हैं उसके बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की। 6 समास कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में आपने देखा कि जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। प्यारे बच्चों, या तो यहां पर समास का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग पुनः एक बार फिर से इसी का रिवीजन करेंगे। कुछ अपवाद जो होते हैं, कंफ्यूजन होता है कि बहुब्रीहि समास कर्मधारय समास में या बहुब्रीहि और द्विगु समास में, हम लोग उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।